नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके सामने एक बार पुनः कक्षा 10 का एक टॉपिक है जिसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो कि हमारे पास इस क्लास में चैप्टर है, ठीक है। सांख्यिकी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस चैप्टर का नाम। ये आपको हर एक क्लास में मिलेगा, चाहे आप छोटी क्लास में हो, चाहे बड़ी क्लास में हो, और चाहे आप कंपटीशन की दुनिया में जा रहे हो, ठीक है। वहां आपको हर जगह सांख्यिकी नाम का एक टॉपिक मिलेगा। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सांख्यिकी बिल्कुल बेसिक पॉइंट से बताऊंगा, जहां से शुरुआत होती है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर आप इसके हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से स्मूथली पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने आपके सामने लिख दिया टॉपिक का नाम सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा तेजी में बोलते हैं तो स्टैटिक्स ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर रुक के पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स होता है इसका नाम वैसे, ठीक है। स्टैटिक्स में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। आंकड़े आंकड़े यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं डाटा। आंकड़े यानी कि डाटा। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं संख्याएं या अंक, है ना, अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं, तो यहां हम क्या करते हैं, उन सब चीजों को आंकड़ों के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में आप इसे बोलते हैं डाटा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आंकड़े होते क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, और फिर इसी सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से करेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारे पास जो आंकड़े होते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों, वो दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसे अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप का मतलब इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, आपको डायरेक्ट संख्याएं या अंक या वो आंकड़े दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो जो डाटा हमें दिया गया है वो किस टाइप का डाटा है, अवर्गीकृत डाटा है या वर्गीकृत डाटा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अवर्गीकृत या वर्गीकृत होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें टॉपिक रहेगा अवर्गीकृत, यानी कि अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा होता क्या है, सिंपल वे में समझिए। हमारे पास एक कक्षा है, एक क्लास है, उस क्लास में कुछ छात्र हैं। उन छात्रों को हमने एक टेस्ट कराया, किसी भी सब्जेक्ट का हमने एक टेस्ट ले लिया, तो उस टेस्ट में उन बच्चों को कुछ नंबर मिले, ठीक है। आपको उस क्लास में मान लिया बहुत कम बच्चे हैं, फिलहाल 8 से 10 बच्चे आए हैं, और उनके सबके आपको नाम भी पता है, और उन्होंने टेस्ट दे दिया, और टेस्ट में कुछ नंबर उन्हें मिल गए। मान लिया उनके नाम ABCD कुछ इस तरीके से करके आपने उनमें नाम में डिवाइडेशन कर लिया। अब हमने मान लिया कि A को कुछ अंक मिले हैं, B को कुछ अंक मिले हैं, C को कुछ अंक मिले हैं, इसी तरह D को। तो उनके नंबरों का डिवाइडेशन हमने यहां कर दिया, जिन्हें जितने नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ये उनका व्यक्तिगत डाटा हो गया, क्योंकि आपको नाम भी पता है कि इस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, शुभम के कितने नंबर आए हैं, मोहित के कितने नंबर आए हैं, रोहित के कितने नंबर आए हैं। तो उस डाटे को हम कहेंगे वो उनका व्यक्तिगत डाटा है, इंडिविजुअल डाटा है। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े का पहला टाइप है व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल आंकड़े, यानी कि डाटा, इंडिविजुअल डाटा, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से उन सबको नंबर डिवाइडेशन कर दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा उनका व्यक्तिगत डाटा, इंडिविजुअल। दूसरे टाइप का होता है टैबुलेशन फॉर्म, यानी कि सारणीबद्ध कर देंगे बाबू ने, सारणीबद्ध। अब अगर हमें उनका इंडिविजुअल डाटा पता है तो सारणीबद्ध करने की क्या जरूरत है, जरूरत है। देखिए, क्या आप खुद ही सोचोगे कि जरूरत थी, अगर उसी क्लास में बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा कर दे हम, यहाँ तो 10-15 बच्चे हैं तो उनके नाम आप पर्सनली जानते हो, उनके नंबर आप आराम से बता देंगे। लेकिन अगर उसी क्लास में मैं बच्चों की संख्या बढ़ा के 100 से 120 कर दूं, तो अब उनका डाटा लिखना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा। तो उस टिपिकल काम को इजी करने के लिए जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा टाइप का आंकड़ा है, वो है टैबुलेशन फॉर्म, यानी कि सारणीबद्ध आंकड़े। इसमें क्या होता है, हम एक सारणी बना लेते हैं मेरे भाई, सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, टेबल बना लेंगे उसकी, ठीक है। जैसे यहां पर हम लिखेंगे उनके प्राप्त, जो उन्होंने अंक लिए हैं, यानी कि प्राप्तांक लिख लेते हैं, चलिए प्राप्तांक।
और यहां पर उनकी संख्या आ जाएगी कि कितने प्राप्तांक कितने बच्चों को मिले हैं। जैसे 2 नंबर वाले बच्चों की संख्या है 10, 8 नंबर की संख्या है 12, 10 नंबर वालों की संख्या है 13। तो इस तरीके से आप उन नंबर्स को टेबुलेशन की फॉर्म में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत डाटा था, ये उनका सारणीबद्ध करके हमने डाटा बना लिया। क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई तो उस समस्या से बचने के लिए हमने उसकी सारणी बना ली। तो आपके पास अवर्गीकृत डाटे 2 प्रकार के होंगे, व्यक्तिगत आंकड़े और टेबुलेशन फॉर्म में आप आंकड़ों को लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है तो आंकड़ों का जो अवर्गीकृत आंकड़ों के प्रकार थे 2 प्रकार से रहेंगे, व्यक्तिगत और सारणीबद्ध, इंडिविजुअल और टेबुलेशन फॉर्म। अब चलते हैं वर्गीकृत डाटा पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस आपको सांख्यिकी में मिलेंगे वो सारे वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर मिलते हैं अधिकतर। इस वाले आंकड़े से आपके छोटे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े यानी कि ग्रुप, इनका हम एक ग्रुप बना देंगे मेरे भाई। यानी कि ग्रुप का मतलब होता है उनका एक ग्रुप बना के उसमें शो करेंगे कि इस ग्रुप में कितने बंदे हैं, इस ग्रुप में कितने बंदे हैं। ग्रुप का मतलब यहां सिंपल सी बात समझ लो, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले आपको वर्ग अंतराल समझना जरूरी है कि वर्ग अंतराल होता क्या है। बिल्कुल समझेंगे, टेंशन आने वाली बात कोई नहीं है। देखिए अगर मैं यहां से कुछ आंकड़े लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, इस तरीके से आपके पास, ये तो मैंने थोड़े से आंकड़े लिखे क्योंकि जगह कम है, लेकिन यहां से आप समझ जाओगे कि हम ये किस चीज की बात हम कर रहे हैं। जब हमें इन आंकड़ों को क्लास इंटरवल में शो करना होगा, यानी कि आपको कहेगा कि इन आंकड़ों को क्लास इंटरवल में शो करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। वो आप आराम से देख लेंगे क्योंकि आंकड़े आपके सामने रहेंगे। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उन आंकड़ों में सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटा अंक कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आपने सिंपली देख लिया, इसमें सबसे छोटा अंक है 0 और इसमें सबसे छोटा बड़ा है 17। ठीक है, अब छोटे का मतलब है हम यहां से अपने इंटरवल की शुरुआत करेंगे और बड़े का मतलब है वहां तक अपने इंटरवल को ले जा सकते हैं। इसी से निश्चित करेंगे कि आपका इंटरवल कितने नंबर का आपको रखना है, 5 नंबर का लेना है, 2 का लेना है, 10 का लेना है। तो ठीक है, आप यहां सिंपली देख पा रहे हैं कि आप इनका 5-5 का क्लास इंटरवल बना सकते हैं। CI 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ठीक है, इस तरीके से क्लास इंटरवल को डिवाइड कर लेंगे और 15 to 20, 20 से तो बड़ा नंबर कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इनका डिवाइडेशन कर लेते हैं। अभी हम वहीं चलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े पे ही चलेंगे, लेकिन ये मैं क्लास इंटरवल पहले, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल एकदम से एंटर हो जाएगा तो उसे समझना पहले आपको जरूरी है कि क्लास इंटरवल होता क्या है। 0 to 5, इसका मतलब है कि 0 से 5 तक के नंबर लेने हैं। 5 उसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि 5 अगले क्लास इंटरवल में चला गया है। तो 0, 1, 2, 3, 4 तक के लेने हैं। और यहां जो उनकी संख्या आएगी उसे हम कहेंगे बारंबारता, F से हम उसे डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 0 to 5, 1, 2, 3, 4 नंबर आ गए। तो यहाँ इस इंटरवल में कितने नंबर आ गए, 4। 5 to 10, इसमें 10 नहीं काउंट होगा, सिर्फ 9 तक होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 है, 5 इसमें आ जाएगा ना, तो उसकी संख्या कितनी है, 1। तो इस तरीके से आप इस क्लास इंटरवल में दिए गए आंकड़ों से उनकी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा आपका क्लास इंटरवल, पहली बात। अब ये जो क्लास इंटरवल आप बनाते हैं, क्लास इंटरवल, देखिए क्लास इंटरवल आपने बना लिया, जैसे यहां पर एक लिख लिया आपने 0 to 5, पहला क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल में जो पहला नंबर है वो आपकी लोअर लिमिट होगी, लोअर।
लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और जो बड़ा नंबर होगा यानी कि दूसरे स्थान पाएगा वो कहलाएगी अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, ये तो इनके नाम है। अब देखिए ये जो हमारे पास डाटा आया है जिसे हम ग्रुप डाटा कह रहे हैं यानी कि वर्गीकृत आंकड़ा कह रहे हैं, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी और एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य। ठीक है, ये एक्चुअली में क्लास इंटरवल के ही टाइप हैं। सिंपल सी बात कहने की ये है, क्योंकि जो हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े होंगे वो वर्गीकृत आंकड़ों की पहचान क्लास इंटरवल से ही होती है। क्लास इंटरवल में जब हम अपने दिए गए आंकड़ों का डिवाइडेशन करते हैं तो वही आपके वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। सिंपल सी बात तो ये है भाई समझने की। अब उसी क्लास इंटरवल को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। दो फॉर्म हो जाएंगे, एक को हम कहेंगे समावेशी, एक को कहेंगे अनन्य, यानी कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला इंटरवल बनाते हैं हम 0 to 4, फिर हो गया 5 to 9, फिर हो गया 10 to 14, फिर हो गया 15 to 19। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बनाता हूं देखो, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। आपके मन में एकदम से क्लियर हो गया कि ये है क्या, ये मुसीबत क्या है। कोई मुसीबत नहीं है भाई। देखिए इस इंटरवल में और इस इंटरवल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो अगले की कभी भी लोअर लिमिट नहीं बन सकती। ठीक है, इस इंटरवल का इस इंटरवल से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है, ध्यान से समझ लेना। और इसमें पहले इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी। देखिए 0 to 5 अपर लिमिट, इसकी लोअर बनी, इसकी अपर 10 थी, इसकी लोअर बनी, इसकी अपर 15 थी, इसकी लोअर 15 बनेगी। बस सिंपल सी बात तो ये है कहने की भाई कि क्लास इंटरवल से ही आप डिफाइन करेंगे कि वो समावेशी है कि एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अगर उसमें लिमिट का उसकी अपर लिमिट पहले की अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन रही है तो उसका मतलब वो एक्सक्लूसिव इंटरवल है, यानी कि उसके अंदर जो आंकड़े रखेंगे वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव टाइप के होंगे। अगर उसमें रिपीट नहीं हो रहा यानी कि उसकी लोअर अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं बन रही है तो वो समावेशी आंकड़े हैं, यानी कि इंक्लूसिव डाटा है वो सारे के सारे। लेकिन ध्यान रखना है, कभी भी आप जब सांख्यिकी में क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस कभी भी इस क्लास इंटरवल से सॉल्व नहीं होंगे। उस क्लास इंटरवल को पहले इससे इसमें बदलना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि बदलेंगे कैसे। जब तक आप इस क्लास इंटरवल को इस क्लास इंटरवल में चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपना क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका, डरना नहीं है। देखिए करना क्या है, इस क्लास इंटरवल को मैं इसमें बदल रहा हूं, पहले उसे वहां से रफ कर देते हैं, इसी को बदल के दिखाता हूं कैसे बदलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया आप उसमें डायरेक्ट कर दोगे, सारा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, पहले उस क्लास इंटरवल को इससे इसमें बदलना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चंस होंगे। देखिए बदलते कैसे, घबराना नहीं है, बस बहुत ही सिंपल तरीका है। इसकी जो पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो और दूसरे इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो, उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 और 4 कितने हो गए मेरे भाई, 9। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 यानी कि 4.5 आ जाएगा। अब वो जो 4.5 आया वो यहां भी आएगा और यहां भी, क्योंकि 9 का आधा कर दिया आपने, आधा इधर आधा इधर। तो क्लास इंटरवल मेरे भाई बन गया 0 से 4.5। अब अगली लिमिट 4.5 से शुरू होगी। फिर 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 9 और 10 कितने हो जाएंगे भाई, प्रोसीजर ऊपर फॉलो किया, 19। 19 का आधा करेंगे 9.5, तो 4.5 से 9.5 और 9.5 से देखिए 5 का अंतर बन 4.5 है ना, 0 से 4.5। ठीक है, 4.5 से 9.5, 9.5 से 5 का अंतर बनता जा रहा ना यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 29। 14 और 15 कितने हो गए मेरे भाई, 29 हो गए। 29 का आधा क्या होगा मेरे भाई, 15.5। अरे नहीं 14.5, सॉरी।
14.5 तो 31 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने सिंपल वे में इस क्लास इंटरवल को इस क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया है, और जहां आपने ये काम करना सीख लिया, इसका मतलब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ध्यान से समझ लिए मैंने आपको क्या बताया है। अगर आपको सांख्यिकी पढ़नी है तो सांख्यिकी में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आंकड़ों का। आंकड़ों को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का आंकड़ा है। ठीक है, तो आंकड़े भैया मेरे पास होते हैं दो प्रकार के, अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप डाटा। वर्गीकृत डाटा, ग्रुप डाटा। जो अवर्गीकृत डाटा होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत डाटा यानी कि इंडिविजुअल डाटा होता है, एक होता है टेबुलेशन फॉर्म में। अगर डाटा बहुत कम है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से शो कर सकते हैं, अगर डाटा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उसकी सारणी बनाकर आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। फिर आप आते हैं वर्गीकृत यानी कि ग्रुप डाटा पे। ग्रुप डाटा आपके पास सिंपल सी बात है क्लास इंटरवल को कहते हैं। जो डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में आप शो करेंगे, क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो उस क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो डाटा आप बनाएंगे वही डाटा कहलाएगा वर्गीकृत डाटा यानी कि ग्रुप डाटा, आंकड़े। ठीक है, उसमें भी दो प्रकार के, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य फॉर्म। ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये दोनों क्लास इंटरवल किस तरीके से होंगे और किस तरीके से हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब डाटा पढ़ने के बाद जो आपका मेन पॉइंट है वो शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान से देखते जाइए आप। दोस्तों धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य ही आपको सीखने की ओर ले जाएगा और आप अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर धैर्य आपने खो दिया तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए आपके धैर्य को आगे बढ़ाते हैं। सांख्यिकी का ही अब ये पार्ट है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर जो हमें पढ़ना है वो जो आंकड़े हमने देखे हैं कि आंकड़े इतने प्रकार के होते हैं, कौन सा आंकड़ा कैसा होता है, वो इसलिए पढ़ा है ताकि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर 3 टॉपिक आएंगे, माध्य यानी कि मीन, माध्यिका यानी कि मीडियन, बहुलक यानी कि मोड। मेरे भाई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपको हर एक, चाहे कितने भी नंबर का क्वेश्चन है, 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, आपको सांख्यिकी से हर एक पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा, कोई से भी सेक्शन में आप चले जाइए। बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति एक्चुअल में होती क्या है? जो आंकड़े हमें दिए जाएंगे उन आंकड़ों में से कोई एक आंकड़ा यानी कि कोई एक नंबर जो उन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करेगा यानी कि रिप्रेजेंट करेगा उन्हें, बस ये है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दिए गए आंकड़ों में से या दिए गए आंकड़ों की हेल्प से जो हम आंकड़ा यानी कि जो नंबर हम निकालेंगे, जो उन सब नंबर का प्रतिनिधित्व करेगा यानी कि जो उन्हें सबको रिप्रेजेंट करेगा, वही कहलाएगा उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यानी कि इनमें से जो भी पॉइंट आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो उसे प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं माध्य। माध्य को हम मीन बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका दूसरा नाम मेरे भाई होता है समांतर माध्य भी कह देते हैं आप इसे, या इसे औसत भी कह देते हैं, एवरेज। ठीक है भाई, किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन मेन जो इस सांख्यिकी में आप इसका नाम पढ़ेंगे वो माध्य ही कहलाएगा, मीन। औसत, औसत का मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं तो उन आंकड़ों को इक्वली बांटना, इक्वली बांटना। देखिए जैसे हमारे पास हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त मिलकर एक पार्टी करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि सबके पास इक्वल पैसे नहीं है, बराबर मात्रा में पैसे नहीं है। किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 200 हैं, तीसरे के पास 400 है, एक के पास 1000 रुपए हैं। तो उन सब में पैसों का अंतर आ रहा है। तो उस अंतर को जब हम कहेंगे कि हम इन सब पैसों को एक जगह मिला के ना बराबर बांटना चाह रहे हैं, तो उन्हें बराबर बांटने का जो सिस्टम है वही कहलाता है एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, उन सब पैसों को इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए, फिर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 आदमी है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक बंदे के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। तो इसे भाई मेरे भाई औसत कहते हैं आपकी नॉर्मल भाषा में। फॉर्मूला ये रहेगा, माध्य यानी कि AM, अर्थमेटिक मीन, जो कि मैंने आपको बताया है।
इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल, सम ऑफ टर्म्स अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स। बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, जब आपको अवर्गीकृत, फिलहाल हम जो आंकड़े मैंने आपको बताए उनके ही सवाल बनेंगे। कभी आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के सवाल मिल जाएंगे, कभी वर्गीकृत आंकड़ों के सवाल मिल जाएंगे, और दोनों का फॉर्मूला अलग रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपके फिलहाल अवर्गीकृत आंकड़े के लिए बताया जा रहा है, वो भी किसके लिए, माध्य के लिए। ठीक है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, यहीं से करते चलते हैं। ठीक है, कुछ नंबर ले रहा हूं मेरे भाई मैं। ये नंबर ले लिया मैंने। आपको वो कहेगा कि इन दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए, यानी कि इनका औसत। सिंपल सी बात है, औसत भी कह सकता है, लेकिन आप इस पॉइंट को यहां किस नाम से जानते हैं, माध्य के नाम से। तो अगर दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इनका AM क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पदों का योगफल, योगफल का मतलब बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देना है, और अपोन में मेरे भाई इनकी आएगी संख्या, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, इन सबको जोड़ देना है। 8 6 14, 4 18, 2 20, और 8 28, और 6 34, 2 3 4 5 6 64, और बटे आ गया 6। 64 को 6 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट में आंसर निकालना है पूरा, कहीं भी अपोन में नंबर को नहीं छोड़ देना है, पूरा आंसर निकालना है। 6 एक बार चला, 4 में पहाड़ा नहीं चलेगा, 0 लग जाएगी, फिर पॉइंट लगाएंगे, 4 में 0 लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा। 6 36, तो लगभग 10.66 ये आ गया आपका औसत उन गिवन नंबर्स का जो आपको दिए गए थे। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े थे जिनका आपको समांतर माध्य निकालना था। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जो भी पद आपको दिए गए, यानी कि जो संख्या आपको दी गई है, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, उन आंकड़ों का जोड़ निकालिए, और जोड़ करने के बाद उन्हें उनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा वही मेरे भाई उनका औसत होगा, उनका माध्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपकी समझ में वो बात आए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। देखिए किस तरीके से, सारणीबद्ध वाला, क्योंकि ये तो मैंने आपको व्यक्तिगत वाला बताया। किसी बच्चे के 6 नंबर है, किसी के 8 नंबर है, किसी के 12, किसी है, ये 6 बच्चे थे। लेकिन अगर सारणीबद्ध तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाए अवर्गीकृत का ही, देखिए कैसे। यहां है प्राप्तांक और यहां है संख्या। संख्या को हम बारंबारता भी कहते हैं। ये आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। और एफ से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, देखिए छोटा सवाल ले लेते हैं। हमारे पास है कि 6 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 6 है, 5 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 5 है, 4 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 8 है, 9 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 4 है, और 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 5। ठीक है, ये होगा आपका सारणीबद्ध है, अवर्गीकृत आंकड़े, लेकिन टेबुलेशन फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो संख्या में तो एफ है ही है ना, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसे, यहां से आप याद रखना बस। अब
बता दिया गया है आपको, इसे एफ बोलेंगे, एफ। ये आपका क्वेश्चन है। उसमें इसने कहा कि इस दिए गए आंकड़ों का आप माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य। जो प्राप्तांक है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो 6 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 6। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 6 36। यानी कि सामने आपको निकालना है एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स। टेबल को पूरा कर लेते हैं। 6 गुना 6 यानी कि 6 6 36। 5 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 5, 5 पंजे 25, 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 10 पंजे 50। देख लीजिए क्या क्या करते जा रहे हैं। वही काम है वैसे तो, लेकिन यहाँ बच्चे अब थोड़े ज्यादा हो गए तो उसकी हमने टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद आपको इनकी एक्स की और एफ की गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 6 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 6 है, तो 6 6 36। तो उसका मतलब एक्स की गुणा एफ में करके सामने लिख दीजिए, एफ इंटू एक्स। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? पदों का योगफल। तो ये जो आपने गुणा किए पदों का योगफल ही तो, अब इन्हीं का योगफल आपको निकालना है। तो हम इसे कहेंगे एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब इस टेबल को धीरे धीरे ऐसे रेज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इसे बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है उन सब आंकड़ों का जोड़। सिग्मा, और किसका जोड़ है ये? एफ एक्स का। तो उससे पहले हम लगा देंगे सिग्मा, डब्लू को ऐसे लेटा देते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा। इन सबको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर पदों की संख्या को ऐड करेंगे, एफ को। 6 5 11 और 8 19 और 4 23 और 5 हो गया 28। इसे आप कहेंगे सिग्मा एफ, या एन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इतनी तो टर्म्स आपके पास, इतने तो बच्चे हैं। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे। 6 2 8 और 5 13 और 6 19, हासिल लगा 1 1 और 5 6 और 3 9 3 12 और 14 और 3 17। ठीक है मेरे भाई, सिंपल वे में काम चल रहा है, बहुत ही आसान काम है। अब आप निकाल लेंगे इसका माध्य। माध्य का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कह दीजिए या सिग्मा एफ कह दीजिए, बात एक ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा एफ एक्स आप निकाल चुके हैं 179 अपॉन एन कितना निकाल लिया? 28। 179 को 28 से डिवाइड करेंगे और 28 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही तो आपका आंसर है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सिंपल वे में डिवाइड तो आप कर लोगे, है ना? यहाँ आपका आंसर मिल जाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर माध्य निकालने के 2 तरीके हो गए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अनग्रुप डाटा। ये आपका व्यक्तिगत डाटे का क्वेश्चन था, यानी कि इंडिविजुअल डाटे का क्वेश्चन था। ये सारणीबद्ध है, अवर्गीकृत आंकड़े, लेकिन सारणी बना दी गई है। अगर उनकी सारणी बना दी गई है तो आप उसे इस तरीके से करेंगे, एक्स जो आपका इधर वाला डाटा होगा उसे एक्स मान लेंगे, जो संख्या वाला डाटा होगा कि इनकी इतनी संख्या उसे एफ मानेंगे, फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई एफ एक्स का सम करेंगे और उस सम को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, वही आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझ लीजिए मैंने क्या बताया है। ठीक 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 ठीक। अब इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है मैंने। धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ चलेंगे, लेकिन इजी से चलेंगे भाई मेरे। देखिए एक गांव है, उस गांव में कुछ लगाए गए पौधों का आंकड़ा दिया गया है कि किस घर में पौधों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो पौधों की संख्या है उसे हमने इंटरवल में पहले से, ये टेबल आपको पहले से बनी बनाई दी जाएगी। कभी सोचोगे टेबल कहां से आएगी, आपका सवाल है। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। एक सर्वेक्षण किया गया किसी गांव में या किसी कस्बे के एक मोहल्ले में। उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए। देखिए आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि ऐसा घर एक है जिसमें 0 से 2 के बीच में पौधों की संख्या है, ऐसे घरों की संख्या 1 है। ऐसे घरों की संख्या 2 है जिसमें 2 से 4 पौधे हैं। ऐसे घरों की संख्या 1 है जिसमें 4 से 6 पौधे हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए भाई, इसके सामने यहां पर। ऐसे घरों की संख्या 5 है जिसमें 6 से 8 पौधे हैं। तो इस तरीके से आपको आंकड़ों का एक
चार्ट आपको सामने से दे दे, ये आपका क्वेश्चन है, कभी सोचोगे कहां से आ जाएगा, ये आपको दिया गया है। फिर उसने कहा है कि इन दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि मीन निकालिए। बहुत इजी है। देखिए जो इंटरवल है इसे हम बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो घरों की संख्या आपको दी जाएगी। क्लास इंटरवल के साथ जो संख्या होगी, देखिए ये तो क्वेश्चन है, घर है, कहीं कुछ और कोई आंकड़े और आ सकते हैं, तो वहां जो संख्या होगी क्लास इंटरवल के साथ दी जाएगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। ठीक है, अब हमें इनका माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। जो अब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। 3 मेथड है, 3 मेथड में से ये आपका पहला मेथड है जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या, तो स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर आपने एक ही सवाल को ध्यान से समझ लिया तो इस टाइप के आप किसी भी टाइप कितने भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, लेकिन यहाँ एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है, घबराना नहीं है, एक्स भी निकालेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे पहले एक्स एक्चुअली में होता क्या है, जो आपका क्लास इंटरवल होता है उनके बीच की संख्या को हम एक्स बोलते हैं। यहाँ पर 0 और 2 के बीच में आएगा 1। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 1। 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 8 और 6 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 10 और 8 18 को डिवाइड करेंगे 9, 12 और 10 22 को डिवाइड करेंगे 11, 12 और 14 हो जाएंगे 26, 26 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई हो जाएगा 13। तो अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए आएगा, अगर देखो कोई भी मेथड उसने नहीं पूछा तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना, क्योंकि कुछ ना कोई मेथड नहीं पूछा है तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपके पास जो क्लास इंटरवल मेरे भाई दिया जाएगा, उस क्लास इंटरवल से आप पहले एक्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके सामने लिख दीजिए, वही आपका एक्स है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एफ गुना एक्स, ठीक है भाई, एफ गुना एक्स कर दीजिए। ये आपका एफ है, ये एक्स है। 1 इंटू 1, 2 तिया 6, 5 चिकन 5, 7 पंजे हो जाएंगे 35, 9 छेक हो जाएंगे 54, 54, 11 दूनी हो जाएंगे 22 और 13 तिया हो जाएंगे 39। ठीक है, बस आपका वही क्वेश्चन बनता जा रहा है जो भी मैंने आपको बताया था वहां पर, है ना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। अब आपको इनका सबका सम निकालना है। टेबल को पूरा कर लीजिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके मेरे भाई। ठीक है, ये आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स जितने भी आए इन सबको जोड़ दीजिए। 9 और 2 11 और 4 15, 5 20, 5 25 और 6 25 और 6 31 और 1 32, 32 का 2 हो गया। हासिल लगा 3, 3 और 3 6, 2 8 और 5 13 और 3 16 और तो कुछ नहीं बचा। ये आपका भाई आ गया मेरे सिग्मा एफ एक्स। यहां पर आपको एफ निकालना, ध्यान रखना जल्दबाजी नहीं करनी, कभी एक्स को जोड़ दो जल्दबाजी में। एफ का जो जोड़ होता है उसे हम एन कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। वो तो उसने वैसे पहले दे रखा 20 था, क्योंकि 20 परिवार थे, 3 2 5 6, 11 और 5 16 और 17 2 19 और 1 20। ठीक है मेरे भाई, ये एन हो गया आपके पास। अब डायरेक्ट मेथड का वही फॉर्मूला है जो आपको पहले बता दिया गया है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स जो आप पहले से निकाल चुके हैं, 162 अपॉन एन आपके पास है 20। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, इन्हें सिर्फ जोड़ के डिवाइड तो करना है। चलिए 20 से भाग कर देते हैं, 20 अट्ठे होते हैं 160, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 20 हो गया, 20 20 यानी कि 8.1 आपका आंसर आ चुका है। डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि
अभी मेरे पास दो विधियां और हैं माध्य निकालने की, फिर उसके बाद माध्यिका पे चलेंगे, उसके बाद बहुलक पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में ये आपका सवाल है, सवाल कुछ भी हो सकता है, ये आपको टेबल क्वेश्चन में दी जाएगी, घबराने की बात नहीं है। क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड में आपको क्लास इंटरवल से पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या होता है, उस क्लास इंटरवल का बीच का नंबर। बीच का नंबर निकालने के लिए घबराना नहीं है, दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ा, जोड़ के 2 से डिवाइड किया, जो भी आएगा वही आपका एक्स है। तो इन सबको मैंने जोड़ जोड़ के यहाँ डिवाइड कर दिया, ये आपका एक्स निकल गया। इसके बाद एफ इंटू एक्स, क्लास इंटरवल का काम खत्म। जो भी आमने सामने नंबर है मल्टीप्लाई करते जाइए, यहाँ लिखते जाइए, 5 चिकन 5, 7 पंजे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39, सबको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स 162। यहाँ पर आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का सम, एक्स का सम से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई थी उसका सम निकालिए, n इज इक्वल टू आपको दिया गया था पहले से 20, जोड़ेंगे तो भी 20 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपके पास माध्य का फॉर्मूला है निकालने का डायरेक्ट मेथड से, क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आप निकाल चुके हैं 162, एन आपके पास पहले से 20, 162 को 20 से डिवाइड किया 8.1। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि जिसे आप माध्य यानी कि मीन बोलते हैं, वो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अगले जो 2 माध्य निकालने के मेथड है, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक है डेविएशन यानी कि विचलन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। देखिए आंसर सारी विधियों से एक ही आना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन उनमें, जो अगले मेथड उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े बड़े आ जाते तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, तो उस दिक्कत से बचने के लिए उन मेथड को यूज किया जाता है। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, और डेविएशन यानी कि विचलन विधि। ठीक है दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन दोनों मेथड को डिस्क्राइब करूंगा, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो भी बताया जाएगा। बस घबराना नहीं है, अपने धैर्य को बनाए रखना है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।